विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या होता है इसका? तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है। आईपीएससी नाम की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2 कार्बन है इसलिए हमने एथ बोला, और इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, आपको नहीं दिखाया था सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम एन लगाया, और इसको देखकर हमने क्या बोला, ओइक एसिड, क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो है। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया एथेनोइक एसिड। ठीक है, और आपका एसिटिक अम्ल हो गया, इतना पढ़ लिया। अब इसके हम भौतिक गुण की बात करें, हम एक बात समझने की है। देखो, आपका प्योर शुद्ध एसिटिक अम्ल, कोई भी अशुद्धि नाम लो, शुद्ध प्योर हो एकदम 100%। अगर आपका कोई एसिटिक अम्ल है, अगर आप उसको जमाते हो तो बर्फ़ की तरह जम जाता है, सफ़ेद हो जाता है, बर्फ़ की तरह जम जाता है, बर्फ़ की तरह रसगुल्ले सफ़ेद एकदम। ठीक है, इसलिए इसका एक और नाम है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ग्लेशियल समझा, वो अमरनाथ जाते हैं वो ग्लेशियल ऐसे बनते हैं, उसी वाइट कलर का। ठीक है, जम जाता है तब बनता है 100% हो। ठीक है, तो हमने देखा सूत्र ये आईपीएस नाम में। तो अब इसके हम भौतिक गुण की बात करें, हम एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण। दूसरी हेडिंग लगाइए आप, एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुण की बात करें, भौतिक गुण की बात करें तो जो आपका एसिटिक अम्ल है, यह एक रंगहीन द्रव है। इसका कलर कैसा होता है? रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे? यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, कोई भी रंग नहीं। ठीक है, यह जल में विलय होता है। हाँ, जब आप इसमें जल मिलाओगे तो यह जल में विलय हो जाता है। तो आप लिखोगे यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय, यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है। ठीक है, जल में विलय होता है, आपको दिखाई देगा, ये पहले भी लिखाया है, उसके और उसके सेम इसलिए याद करने में आसानी हो जाएगी, याद करने में आसानी हो जाएगी। पहले वाले के एथेनॉल के और एसिटिक अम्ल के सेम है। ठीक है, यह रंगीन होता है, यह जल में विलय होता है, और जो आपका एसिटिक अम्ल है इससे हम सिरका भी बना लेते हैं, इसी से सिरका बनाया जाता है। या 5 या 6% आपका एथेनॉल जल में उपस्थित तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे इससे सिरका भी बनाया, इससे सिरका बनाया जाता है, इससे सिरका बनाया जाता है। ठीक है, इससे सिरका भी बनता है। ठीक है, तो ये आपके भौतिक गुण हो गए। अब हम रासायनिक गुण की हम बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखोगे एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। मतलब आप एसिटिक अम्ल की अभिक्रियाएं कराओगे। ठीक है, किन किन से अभिक्रिया करिए, क्या क्या देगा। तो पहली है इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया। हाँ, पेपर में आपको दे देगा एसिटिक अम्ल प्लस के सोडियम, आपको बताओ क्या आगे क्या बनेगा। इसमें भर भर के दिए हैं मॉडल पेपर में। सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या होगी? मान लीजिए आपका ये रहा एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये रहा आपका सोडियम। तो कुछ नहीं होगा, ये सोडियम है, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका CH3COONA प्लस के हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो यह आपकी होगी सोडियम के साथ अभिक्रिया, नोट करें। तो आपके दूसरी रिएक्शन है धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो, एसिटिक क्या है? आपका एक अम्ल है। ये आपका क्या एसिटिक अम्ल है। तो मैंने आपको तीसरे चैप्टर में या दूसरे चैप्टर दोनों में लिखाया था, जो अम्ल होते हैं धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? लवण जल प्लस के CO2 लिखाया था मैंने। अगर आपका अम्ल दिया हो
अम्ल से आप किसकी अभिक्रिया करा रहे हो, धातु कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की। तो क्या मिलता है उत्पाद रूप में, लवण मिलता है, जल मिलता है और CO2 गैस निकलती है। ठीक है, ये 3 चीज़ निकलती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका एसिटिक क्या अम्ल है, किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। लो पहली करा रहे हैं हम, एसिटिक अम्ल लिया हमने किससे, CH3COOH। ठीक है, अब धातु कार्बोनेट, धातु ये लगा लिया, मान लो सोडियम लगा लिया। ठीक है, सोडियम लगा लिया। अब क्या कह रहा है, कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी CO3। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसलिए कैंची का मल्टीप्लाई करने से आपका बनेगा Na2CO3। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब हम इसके साथ इस अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, लवण जल CO2। लवण कैसा होगा, सोडियम यहाँ पर भेज दो, क्या बन जाएगा आपका CH3COONA प्लस के जल निकलेगा और आपकी CO2 गैस निकलेगी। तो ये है किसके साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगर बाई कार्बोनेट की बात करें तो यही ले लो, CH3COOH। बाई कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 को हम क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट, और CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ठीक है, क्या लेगा, धातु कार्बोनेट ले लो या बाई कार्बोनेट, धातु यही ले लो सोडियम वाली, ये आ गई आपकी धातु बाई कार्बोनेट यानी HCO3। तो ये आपका क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके साथ जब आप अभिक्रिया कराओ तो भी आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस के जल निकल जाएगा आपका और CO2 गैस निकल जाएगी। तो ये हो गई हमारी एसिटिक अम्ल की धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो इसको नोट करेंगे। तो आपकी तीसरी अभिक्रिया है NaOH। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। ठीक है, तो आप क्या लिखो, NaOH के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। ये आपका क्या होता है, क्षार होता है, और ऊपर वाला क्या है आपका अम्ल। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण और जल देगा। तो हमने एसिटिक अम्ल लिया, यानी क्या लिया, CH3COOH और NaOH लिया, ये आपका अम्ल, ये रहा क्षार। तो क्या मिला, लवण और जल, यानी Na यहाँ और OH तो मिलेगा, बना लेगा जल। तो क्या बन जाएगा आपका CH3COONA प्लस के जल। ठीक है, ये आपकी हो गई अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया। तो ये आपकी तीसरी अभिक्रिया हो गई, नोट कर। तो अब हम देखेंगे चौथी रिएक्शन, जिसका नाम है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है, आपका एसिटिक अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, एथेनॉल से, C2H5OH। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, कल लिखाई थी हमने। तो आप इसमें से क्या निकलता है, OH जाता है, यहाँ से S जाती है, तो आपका जल बन जाता है और एस्टर बन जाता है। तो CH3COO2H5, तो CH3COOC2H5 प्लस के जल तो है ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और ये एस्टर की खुशबू की बात करें, जो फलों में खुशबू होती है, तो ऐसी एस्टर में सुगंध होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल। ये आपका क्या, एथेनॉल। आपका क्या बनेगा, एस्टर और जल बनेगा। बस इतनी है आपकी। आपसे कहेगा एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखिए एसिटिक अम्ल, तो ये लिख देना, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखें साबुन यानी सोप। ठीक है, सोप यानी साबुन। साबुन को इंग्लिश में बोलते हैं सोप। ठीक है, तो जो आपका साबुन है, साबुन क्या होता है, वसा सुनिए अपनी, वसा फैट। तो आपको क्या करनी है, उच्च वसा लेनी है, आपको क्या लेनी, उच्च वसा, अधिक, उच्च अधिक यानी उच्च यानी अधिक, अधिक वसा लेनी है। उसमें आपको क्या करना है, देखो आपके साबुन है, एक होता है सोडियम का, एक होता है पोटेशियम का। सोडियम वाला होता है आपका कपड़े धोने वाला, और पोटेशियम मिला होता है वो आता है आपका नहाने वाला। ठीक है, तो साबुन क्या है,
इस सोडियम पोटेशियम क्या क्या है, सोडियम पोटेशियम के ये क्या है, लवण है, लेकिन इसमें क्या मिक्स करना है, उच्च वसा मिक्स करनी है। ठीक है, तो एक लाइन में लिख रहा हूँ, उसको देखना तब बताना। तो हम लिखेंगे साबुन क्या, उच्च वसाओं के सोडियम पोटेशियम, उच्च वसाओं के सोडियम पोटेशियम, उच्च वसाओं के सोडियम पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं। उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम के लवणों को हम क्या बोलेंगे, साबुन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके साबुन की परिभाषा हो जाती है, उच्च वसाओं के सोडियम पोटेशियम लवणों को क्या कहेंगे, साबुन कहेंगे। अगर आपसे कोई साबुन का सूत्र पूछे, जैसे सोडियम वाले कपड़े धोने वाले का लिखें, तो कपड़े धोने वाले साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONA। तो ये आपका क्या हो गया है, कपड़े धोने वाला साबुन हो गया C17H35 COONA। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, साबुन का सूत्र हो गया। पूछता है अपना साबुन का सूत्र लिखिए, ये क्या है, साबुन का सूत्र, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। अगर नाम पूछे इसका क्या नाम है, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, तो नोट करेंगे आप। तो अब आप देखोगे साबुनीकरण क्या होता है। साबुनीकरण क्या होता है, साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है आपके क्या, साबुनीकरण। तो साबुन कैसे बनाया जाता है, दो नहाने के बाद, नहाने के साबुन की बात कर रहे हैं। नहाने का साबुन क्या बनता है, जब आप बसा की क्रिया किससे कराओगे, NaOH, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे। जब हम बसा की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। मतलब जो आपकी बसा है और NaOH है, इनको आपस में मिलाकर क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। या एक लाइन में लिख सकते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तुम्हें क्या बोली, साबुनीकरण कहलाती है। तो साबुन की संरचना, साबुन की संरचना, तो मैंने अभी आपको साबुन का सूत्र लिखाया था, क्या था, C17H35 COONA। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है, ये कुछ होता है इस प्रकार। ठीक है, C17H35 वाला इसका भाग होता है कुछ इस प्रकार होता है। इस वाले भाग या इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एक केंकड़ा दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को बोलते हैं जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग। ठीक है, जल विरोधी भाग, विरोधी भाग, जल विरोधी भाग। और ये वाला पार्ट है, इसको यहाँ पर जोड़ना, COONA। इसको बोलते हैं हम क्या, जल आकर्षित भाग, जल आकर्षित भाग, जल आकर्षित भाग। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। अब इसका हम एक साबुन की सफाई प्रक्रिया लिखेंगे, तब इसका इस्तेमाल होगा। तो आप देखोगे साबुन की निर्मलन क्रिया या साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई या निर्मलन, सफाई प्रक्रिया। साबुन किस प्रकार कपड़े साफ करता है, देख रहे, मान लीजिए यह कोई आपका एक शर्ट कमीज है, आपकी क्या है, कमीज है। मान लीजिए यहाँ पे कोई कपड़े हैं,
यहाँ पे कपड़े हैं, ठीक है। इस पर ये क्या लगी है? गंदगी लगी। ये क्या लगी है? गंदगी है। ये क्या है? गंदगी। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करो? साबुन लगाओगे। तो आपको पता है साबुन के कितने भाग होते हैं? दो, एक जल विरोधी भाग और एक जल आकर्षित भाग। यहाँ पे कपड़े हैं, कपड़े पर क्या लगी है? गंदगी लगी है। तो जैसे ही आपने इस पर साबुन लगाया, तो साबुन के दो भाग हैं आपको, जल विरोधी भाग और जल आकर्षित भाग। तो साबुन का जल विरोधी भाग इस गंदगी से जुड़ जाएगा। यही तो था जल विरोधी भाग। वो क्या होगा? गंदगी से जुड़ जाएगा। और जो जल आकर्षित भाग है वो गंदगी से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो जल विरोधी भाग गंदगी से जुड़ गया और जल आकर्षित भाग गंदगी से दूर हो गया। तो आप देखो, जब आप गंदगी पर साबुन लगाते हो तो जल विरोधी भाग गंदगी से जुड़ जाता है और जल आकर्षित भाग गंदगी से दूर हो जाता है। तो अभी हमने थोड़ा साबुन लगाया है। जब हम साबुन और लगाते हैं और साबुन घटते हैं गंदगी के ऊपर, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे झाग बन जाता है, आपने देखा। तो इस प्रकार बहुत सारे जल विरोधी भाग इस साबुन से जुड़े जाएंगे झाग के रूप में, ठीक है। और जल आकर्षित भाग गंदगी से दूर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार जो आपको वृत्ताकार स्थिति दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिसाइल। क्या बोलते हैं इसको? मिसाइल। मिसाइल यानी महल। मिसाइल, ठीक है। दोबारा सुने। जब हम कपड़ों पर साबुन लगाते हैं तो जल विरोधी भाग गंदगी से जुड़ जाता है और जल आकर्षित भाग गंदगी से दूर हो जाता है। जब हम साबुन और लगाते हैं तो गंदगी के चारों ओर क्या बन जाता है? मिसाइल बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हम मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो गंदगी के चारों ओर क्या बन जाता है? मिसाइल बन जाता है। जैसे ही हम इसके ऊपर पानी डालेंगे, क्या डालेंगे? पानी डालेंगे, तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? जल आकर्षित भाग। ऊपर वाला भाग क्या है आपका? जल आकर्षित भाग। तो जैसे ही हम पानी डालेंगे तो जल आकर्षित का मतलब क्या? जल की तरफ आकर्षित होना। तो ये जल आकर्षित भाग है, कहाँ भगेगा? पानी के पास भगेगा। तो जल आकर्षित भाग कहाँ पर जाएगा? पानी के पास जाएगा। तो जल आकर्षित भाग किससे जुड़ा है? जल विरोधी भाग से ही तो जुड़ा है। और जल विरोधी भाग किससे जुड़ा है? गंदगी से जुड़ा है, समझ रहे ना। जल आकर्षित भाग से क्या जुड़ा है आपका? जल विरोधी भाग। और जल विरोधी भाग से क्या जुड़ी है? गंदगी। तो जैसे ही आपने पानी डाला तो ये जल आकर्षित भाग है, ये भगेगा किसकी ओर? जल की ओर। जल की ओर भगेगा। और ये जुड़ा किससे है? जल विरोधी भाग से। और जल विरोधी भाग किससे जुड़ा है? गंदगी से। तो जैसे ही उसके पार भगा तो गंदगी भी लेकर भग जाएगा। तभी तो आपने देखा है जब हम कपड़ों को जल में खलबलाते हैं तो गंदगी निकल के आती है पानी में। तो इसी प्रकार कपड़े साफ होते हैं। क्यों? क्योंकि जल आकर्षित भाग तो जल के पास गया, साथ में जल विरोधी भाग को लेकर गया और गंदगी को भी लेकर गया। तो इस प्रकार आपके कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। तो यही आपके क्या है? प्रोसेस है। तो क्या लिखोगे अपनी देसी भाषा में? जब हम कपड़ों पर साबुन लगाते हैं तो जल विरोधी भाग गंदगी से चिपक जाता है और जल आकर्षित भाग गंदगी से दूर हो जाता है। जब हम साबुन और लगाते हैं तो गंदगी के चारों ओर क्या बन जाता है? मिसाइल बन जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? तो इसकी हम सफाई प्रक्रिया लिखने जा रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? जब हम कपड़ों पर साबुन लगाते हैं तो जल विरोधी भाग गंदगी से जुड़ जाता है। तो जल विरोधी भाग क्या होता है आपका? गंदगी से जुड़ गया। और जल आकर्षित भाग क्या हो गया? गंदगी से दूर हो जाता है। और जल आकर्षित भाग दूर हो जाता है। तो जब हम कपड़ों पर साबुन लगाते हैं तो क्या हो जाता है? आपका जल विरोधी भाग गंदगी से जुड़ जाता है और जल आकर्षित भाग गंदगी से दूर हो जाता है। जब हम
बस समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर में भर आओ। जब हम कपड़ों पर और साबुन लगाते हैं, जब हम कपड़ों पर और साबुन लगाते हैं तो गंदगी के चारों ओर, गंदगी के चारों ओर क्या बन जाता है? मिसाइल बन जाता है। मिसाइल बन जाता है। जब हम कपड़ों पर पानी डालते हैं, जब हम कपड़ों पर पानी डालते हैं जब हम कपड़ों पर पानी डालते हैं तो जल आकृष्ट भाग, जो जल विरोधी भाग से जुड़ा है, जुड़ा है वह दूर हो जाता है। वह दूर हो जाता है, देखेंगे आप, वह दूर हो जाता है। इस प्रकार साबुन की निर्मलन क्रिया बोले हैं सफाई प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी सफाई प्रक्रिया पूरी होती है। दोबारा सुने, जब हम गंदे कपड़ों पर साबुन लगाते हैं तो आपको पता है साबुन के दो भाग होते हैं, एक जल विरोधी भाग और एक जल आकर्षित भाग। तो जो आपका जल विरोधी भाग है वह गंदगी से जुड़ जाता है और जो जल आकर्षित भाग है वो गंदगी से दूर हो जाता है। जब हम कपड़ों पर और साबुन लगाते हैं तो गंदगी के चारों ओर क्या बन जाता है? आपका मिसाइल बन जाता है। जब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो जल आकर्षित भाग जो किससे जुड़ा है? जल विरोधी भाग से जुड़ा है, वह दूर हो जाता है और इस प्रकार आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, नोट करें, यह आपकी साबुन की सफाई प्रक्रिया पेपर में 5 नंबर की आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखो मिसाइल क्या होती है? ये आपकी गंदगी है, गंदगी के चारों ओर एक गोलाकार स्थिति जिसमें आपका जल विरोधी भाग गंदगी से जुड़ा हो और जल आकर्षित भाग गंदगी से दूर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मिसाइल बोलेंगे। तो आप क्या लिखोगे? गंदगी के चारों ओर गोलाकार स्थिति जिसमें जल विरोधी भाग गंदगी से जुड़ा होता है और जल आकर्षित भाग गंदगी से दूर होता है। दूर होता है, मिसाइल कहलाता है। मिसाइल कहलाता है। मिसाइल कहलाता है। ठीक है, तो यही आप डायग्राम पुनः बनाएंगे, नोट करें। आप यहाँ पे लिखोगे गंदगी के चारों ओर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।